बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह बात करते हैं हम मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर, किस तरह मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक मरतबा फिर से डील की बातें चेमा गोइयां चलना शुरू हो गई हैं, और वो कौन से चार शरीफ हैं जिनकी न सिर्फ अपोजिशन की जमातों को बल्कि वफाकी हुकूमत भी नाम लेने से कासिर है। तो नाम उनके क्यों नहीं लिए जा रहे? वो कौन से चार शरीफ बरादरान हैं जिनके रवाबित पीटीआई हुकूमत से हैं या लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हैं, किस से हैं? ये ऊंट किस तरफ जा रहा है, या कि फिर कि अवाम की जो तवज्जो है उसको हटाने के लिए ये जस्ट स्टेटमेंट है? मरीम नवाज साहिबा का कहना है कि हुकूमत के दिन तो गिने जा चुके हैं और चंद दिनों में हुकूमत हम गिरा सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम के लिए भी उनका कहना था कि बहुत जल्द वो वतन वापस आएंगे। उससे बढ़ते हैं जब हम आगे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नरम गोशे का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा है कि पीडीएम की जमातें अदम एतमाद की तरफ जा रही हैं। तो ये अच्छा महवर है। मुमकिन है कि फिर से बर्फ पिघले और न सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातें पीडीएम की सूरत में यकजा हो जाएं और वफाकी हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके या अदम एतमाद की तरफ जाएं। और हुकूमत के लिए कितना खतरा है? महंगाई का आलम मुल्क में आपके सामने है। कोविड की 5th वेव भी मुल्क में फिर से सर उठा रही है। तो हुकूमत के लिए आगे क्या मुश्किलात आने जा रही हैं और हुकूमत कैसे इनको टैकल करेगी? फिर हमने देखा मेंबर नेशनल असेंबली नूर आलम खान भी अपनी हुकूमत पर गरजे बरसे और उस पर पीटीआई हुकूमत ने उनको शोकॉस भी भेजा है और उनके खिलाफ भी एहतजाज हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि असेंबली से फोन कॉल आया और मेरे खिलाफ एहतजाज करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा साबिक सीएम परवेज खटक साहब भी गरजे बरसे और खूब शिकवे किए उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब से कि काफी नाला नजर आए। क्या वाकई ये सीजन भी आम है कि परिंदों की उड़ान का सीजन शुरू है, या कि पीटीआई हुकूमत की अब अपनी ही जो अरकान हैं या अपने जो बैकबोन की हैसियत रखते हैं पार्टी में, उनको भी वजीर आजम से शिकवे हो गए? अब क्या वो भी दूसरी पार्टियों में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? तमाम मौजूदात पे बात करेंगे। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई बार आपने पाकिस्तान और की सियासत में देखे हैं। तसद्दुक गौरी साहब, बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आपने टाइम दिया। फोन कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगे रजाक रहमो साहब, आपका ताल्लुक जीडीए से है, और साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध मोहतरमा राहिला टिवाना भी हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो गौरी साहब स्टार्ट करते हैं। चार शरीफ कौन है गौरी साहब जिनका हुकूमत इंदिया दे रही है कि चार शरीफ रवाबित में हैं? कुछ बताएंगे क्या चल रहा है? साजिद, जिस तरीके से आपने भी कहा कि चार शरीफ बरादरान में से एक फीमेल है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। वो है मरीम शरीफ। अच्छा। और टॉप पे है मियां शहबाज शरीफ, मरीम शरीफ, और आपका नवाज शरीफ जो बाहर है मुझसे, और तीसरे जो है आपके हमजा शरीफ। अच्छा, ये चार शरीफ फैमिली से ताल्लुक है इनका, जो वजीर आजम भी बनना चाहते हैं, वजीर आला भी बनना चाहते हैं पंजाब। ठीक है। और ये चारों में से दो बाप बेटी मियां साहब और मरीम नवाज एक तरफ हैं, और ये बाप बेटा शहबाज और हमजा शहबाज एक तरफ हैं। अब जो जिस तरीके से मुल्क की सियासी सूरत में एक तेजी आ रही है तब्दीली की तरफ, उसका उनको भी इल्म है, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। तो और आइंदा आने वाला वक्त हो सकता है कि इन शरीफ फैमिली के लिए बड़ा कठिन साबित हो। तो वो अपने इन चारों के एनआरओ चाह रहे हैं, और पार्टी जो है दीगर सीनियर पार्टी नून लीग के रहनुमा उनको सुपुर्द करना चाह रहे हैं। उसमें भी ग्रुपिंग्स है। एहसन इकबाल ग्रुप अलग है, अब्बासी साहब का ग्रुप अलग है, ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब का ग्रुप अलग है, और उसके बाद नून लीग तितर बितर हो सकती है। अच्छा। तो अब जो ये मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई उनको उनके पास नहीं जाना चाहिए था, हम दे सकते हैं एनआरओ, हम बाहर भेज सकते हैं, जैसे कैसे नवाज शरीफ डील के जरिए वापस मुल्क से बाहर गए।
तो ये चार भी मतलब तीन ये भी मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं या कि मतलब ये केसेस से नहीं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं ना, कि अच्छा। मुल्क से बाहर चले जाएं। आज देखे ना कि मैं मरीम नवाज से कोर्ट के बाहर जब मीडिया से बातचीत कर रही थी तो साफियों ने सवाल पूछा कि मियां साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं, तो मरीम नवाज इस सवाल पे भरम हो गई। उन्होंने कहा कि आप लोग थकते नहीं है ये सवाल करते हुए। मैं चाहूंगा कि आप यहीं से कंटिन्यू करें। रज़ाक रहमो साहब, मेंबर सूबाई असेंबली, हमारे साथ राब्ते में, आपका ताल्लुक जीडीए से है। बहुत शुक्रिया रज़ाक रहमो साहब, आप सुन सकते हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा सर, अब तो हुकूमत के लिए तो मुश्किलात का सामना है। विफाक में आप कोलिशन पार्टनर हैं विफाकी हुकूमत के, तो जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कब हुकूमत से किनारा कुशी कर रही है, या अभी भी आपने विफाकी हुकूमत का साथ देना है? आप देखें ना, हमारा किनारा कैसे करने से कुछ नहीं होता। हम गवर्नमेंट के साथ रहते हुए वाहिद पार्टी जीडीए है जो सिंध के हुकूक की बात भी करती है और हमारे लोगों के मसले मसाइल हैं उसके लिए भी हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हम गवर्नमेंट में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, उसका मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के हर काम में हाँ से हाँ मिलाते रहें। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्या सही है, गलत काम कर रहे हैं उनको तो हम उनके बाकायदा करते रहते हैं। रज़ाक रहमो साहब, आपने कहा जो हुकूमत के सही इकदाम हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बताएंगे क्या हुकूमत के सही इकदाम हैं? देखे ना, एक तो बिल्कुल लोगों के मसले मसाइल भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली देखें जो आपका जो गवर्नमेंट कर रही है। हेलो जी 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 जी, मैंने कहा गवर्नमेंट के जो अच्छे इकदाम काफी हैं, ऐसे नहीं कि कोई अच्छे इकदाम नहीं है। ठीक है, तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है। बहुत से ऐसे इकदाम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी जो नहीं है उस पर तो हम भी कहते हैं वही महंगाई भी है, और ये जैसे बिजली का बहरान है या गैस का बहरान है, उस पर हमारी पार्टी है वो हमेशा उन इश्यूज पे बातचीत भी करती रहती है। तो सिर्फ रज़ाक रहमो साहब सिर्फ बातचीत ही आप करते रहेंगे या कि फिर कोई फैसला भी करेंगे कि अगर एक जमहूरी हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो रही है तो आपने अवाम में भी जाना है, उनको भी जवाब देना है, तो उस गुनाह में आप क्यों शरीक हो रहे हैं? आप अपना हिस्सा तो ना डालें ना सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लोगों के बहुत मसले मसाइल हैं और लोगों को जो महंगाई है सबसे ज्यादा मसला है, या गरीब लोगों का जो है जीना मुश्किल हो गया है, उस पर हमने बार बार जो है हमारे मेंबरान ने नेशनल असेंबली में या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो मीटिंग्स होती है उसमें अपना पॉइंट रेज किया है, तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे उस पर। बस सिर्फ बात करेंगे, हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे? आप देखें ना, जो कंडीशन है फिलहाल जो है वो हुकूमत का साथ देने के पार्टी है जिसको अक्सरियत भी है, मेजॉरिटी है, उसको 5 साल मिलना चाहिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट अगर हम निकल भी जाएंगे, गवर्नमेंट खत्म भी हो जाएगी, तो कल यही गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हमें काम करने नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं 5 साल ये पूरे करें और 5 साल के बाद खुद लोग सब करेंगे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रज़ाक रहमो साहब, तसद्दुक़ हो रही बात कर रहा हूँ, आप ये बताएं कि ये इत्तेहाद जो आइंदा इलेक्शन में बरकरार रहेगा जीडीए का या तितर बितर हो जाएगा? देखे ना, जीडीए का मुझे नहीं लगता है आइंदा फ्यूचर में ये, जो क्योंकि जीडीए वो पार्टी है जिसमें इंडिविजुअल लोग हैं जिनके अपने असर हो चुके हैं। मैन जो है स्टेक होल्डर पीर साहब पगार है, और बाकी जो है वो हर एक अपने जिले की सियासत करते हैं। तो अगर मुझे इसका फ्यूचर के बारे में तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे चल के चलेगा इत्तेहाद या कोई नया बनेगा इत्तेहाद, या हर एक अपने अपने हिसाब से जाके इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ये तो वक्त से पहले की बात है। अच्छा रज़ाक रहमो साहब, एक तारीख है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या मुस्लिम लीग फंक्शनल, आप हमेशा विफाक में जो हुकूमत बनती है आपकी कोशिश होती है कि विफाक में आप हिस्सेदारी डालें, और अभी भी आप विफाक में हिस्सा हैं। तो ये अगर विफाक में आपकी 2-4 सीटें ना हो और अगर आप विफाक में ऑपोजिशन का किरदार अदा करें तो मुमकिन है कि कुछ बेहतरी आए, क्योंकि आपके होने ना होने से फर्क तो नहीं पड़ा ना सर? बिल्कुल, ये तो हमारी लीडरशिप है, उनको फैसला करना है। हमारी क़यादत है, पीर साहब पगारो है या जो हमारे सीनियर्स हैं, तो फिर सिंध में आ जाए सर, लेंगे तो हम तो उनके साथ हैं। तो फिर अपने अवाम के मसाइल के लिए सिंध में आप हुकूमत के हिस्सेदार बन जाएं। वो तो आपको दावत दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे। नहीं देखे ना, सिंध को आप फेडरल से कंप्रोमाइज ना करें ना। कंपेयर आप करेंगे तो क्योंकि सिंध में जो करप्शन है, लूट मार है, हर चीज है सिंध पे। यहाँ पे क्या हुआ है सिंध का असर? तो आप 13 साल में पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें क्या लोगों को बेनिफिट मिला है या क्या हुआ है? उसको अगर आप एक 3 साल की पार्टी है जो गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम आई है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। सिंध में और फेडरल में तो दिन रात का फर्क है।
हम भी बेटे अगर सिंध में तो आज भी अगर पीर साहब पगार कहें तो उनको वो मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन वो अपने उसूल पे खड़े हुए हैं कि भले हमने ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ भी जो है वो करप्शन में रंगे हुए, तो वो कहते हैं उसके पार्टनर हम क्यों बने। रज़ाक रहमान साहब, सिंध का वजीर आला जो मुराद अली शाह है, जब वजीर आला का हलफ उठाने से पहले पीर साहब से दुबई में मुलाकात की थी और उन्होंने उनसे सपोर्ट भी मांगी थी। एक तरफ तो पीर साहब पगाड़ा ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया था और दूसरी तरफ जीडीए मुखालफत कर रही है। नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। आप देखें पीर साहब पगारों से तो उनके राब्ते बार बार होते रहते हैं। बिलावल साहब भी उनके पास गए हैं और ताजियत पे भी गए हैं, सीएम साहब का भी राब्ता होता है, अब सेनेट में भी उन्होंने राब्ता हुआ, लेकिन पीर साहब ने कभी उनकी सपोर्ट नहीं की है। पीर साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ था, वो फेडरल के साथ है और वफाकी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट से तो उन्होंने कभी सपोर्ट ना ली है, ना उनकी सपोर्ट की है उन्होंने। चलें आगे, लास्ट में मुझे बताइएगा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग फंक्शनल का आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? एक तारीख है कि बहुत सारे अलायंस, बहुत सारे इत्तेहाद, बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं, 11 पार्टियों भी इत्तेहाद बना चुकी है सिंध में, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर जीत जाती है। क्या गीदड़ सिंह है पीपल्स पार्टी के पास, और आप क्यों नाकाम हो जाते हैं सर फिर? बिल्कुल, ये देखें ना, हमारे यहाँ अपोजिशन है वो डिवाइडेड है। सिंध में एक हकीकत पीर साहब पगार है जिसका तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोट बैंक है। सिंध में मैंने स्टेक होल्डर पीर साहब पगार है, एंटी पीपल्स पार्टी, अगर आप इंटीरियर में देखें तो पीर साहब के पीछे लोग हैं, पीर साहब की क़यादत पे लोग एतमाद करते हैं, बाकी ये फुकतान है। तो फिर उसके बावजूद यूनुस साईं इलेक्शन हार जाते हैं, उसके बावजूद रहमान साहब यूनुस साईं इलेक्शन हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन जीतना हारना अपनी जगह पे, लेकिन उनका वोट, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ मुझे पीर साहब पगारों के 7,000 वोट मिले हैं मेरे हल्के में मुझे। तो ऐसे सिंध में कोई हल्का नहीं है जहाँ पे पीर साहब का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल उनका वोट बैंक है और सिंध में मैन स्टेक होल्डर पीर साहब। अगर आप देखें पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई तो टूल प्लाजा से बाहर निकली नहीं है, उसने कौन से काम किए हैं? वो तो कराची में भी उनका गिराफ किया है, तो फिर भी सिंध में तो पीर साहब पगार। सॉरी रज़ाक साहब, तो फिर भी आप हुकूमत को कंधा दे के बैठे, आप हट जाए अगर वो कोई काम नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें हम नहीं चाहते हैं कि वो अपने, जब अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, तो हम क्यों जो उनको कहेंगे नहीं भाई आप ये गलत करें? वो खुद सोचना चाहिए उनको। ठीक है, आपको सोचना चाहिए कि उनकी टीम क्या कर रही है, उनके लिए कितना नुकसान कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ाक रहमान साहब, आपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मौक़िफ़ पेश किया। सर आप बात कर रहे थे 4 शरीफों की, और वो जो 4 शरीफ हैं आपने कहा वो डील मांग रहे, तो फिर सर नून लीग का आगे फ्यूचर, तो फिर अगर आपके तज्ज़िये को हम आगे बढ़ाएं तो फिर अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नून लीग तो कह रही है कि हम आगे हुकूमत बनाने जा रहे हैं और ये हुकूमत जा रही है। असल में साजिद, अगर देखें हुकूमत बनाने जा रही होती या इनका फ्यूचर राइट होता, रोशन होता नून लीग का, तो वो अपने लिए एनआरओ नहीं मांगते। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है। और उन्होंने मुल्क की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात भी की है। अच्छा, ठीक है, इस हवाले से इसीलिए हुकूमत कह रही है कि आप उनसे बातचीत करने के बजाय हमसे बातचीत करें। इस हवाले से तो हुकूमत की बात में वजन है। अच्छा। दूसरी बात यह आती है कि जिस तरीके से अभी रज़ाक रहमान साहब ने कहा, जबकि वो पीटीआई के इत्यादी है मरकज के अंदर, ठीक है, और उनको फुल सपोर्ट है और जीडीए को मिनिस्ट्रियां भी मिली हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बावजूद वो पीटीआई से और फेडरल गवर्नमेंट से नाराज नजर आते हैं। ठीक है, एमपीए जिम्मेदार हैं, नाराज नजर आते हैं। आइंदा जो हम ये देख रहे हैं और पीटीआई और वजीर आजम जो देख रही है कि उसका मुस्तकबिल भी तारीख नजर आ रहा है आगे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी लास्ट मौका है। अब जब ये लास्ट मौका है और जिन कुव्वतों ने इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था कि आप मौजूदा सिस्टम को छोड़ के सदारती निजाम में आए, अच्छा, तो वो एक ये करप्ट सिस्टम की वजह से, सारी करप्ट सियासी लोगों की वजह से, और अपने अंदर उनके बड़ी मुखालफत पैदा हो गई पीटीआई में, जिसकी वजह से उनको पार्लियामेंट्री निजाम रखना पड़ा। अब वही कुव्वतें लास्ट आखिरी चांस दे रही हैं इमरान खान साहब को कि आप जल्द से जल्द फैसला कर लें और सदारती निजाम की तरफ आ जाएं। तो अच्छा, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपका ये कहना है कि आगे हम मतलब मुमकिन है कि सदारती निजाम का आ जाए? हाँ, उसके पर ये जो उनका शरीफ बरादरान का मुल्क से बाहर जाना, इसी से ही कड़ी है ना। इमरान खान को अगर सियासी तौर पे मुल्क के अंदर जिंदा रहना है, आइंदा इक़्तिदार करना है और मुल्क के लिए कुछ करके जाना है, तो उसको सदारती निजाम मुल्क में नाफिज करना पड़ेगा। तुर्की में भी तो अभी हुआ है, मगर हमारे मुल्क की जो तो ये जो पार्लियामेंट की बालादस्ती, फिर जमहूरियत के लिए जो हमारे लीडरों की कुर्बानियां,
फिर मतलब आपको क्या लगता है फिर ये कैसे सिस्टम दोबारा? देखें, मसला ये आता है कि किसने कहते वो जमहूरी निज़ाम नहीं है। मैं पार्लियामेंट्री निज़ाम और सदारती निज़ाम में बात कर रहा हूँ। दुनिया में सदारती, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, तुर्की हमारे सामने है, ये साल पहले सदारती निज़ाम आया है। अच्छा, ईरान के अंदर सदारती निज़ाम है, आपका रशिया में सदारती निज़ाम है, और दुनिया फ्रांस में सदारती निज़ाम है। दुनिया में कहीं पर भी हम देखते हैं जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं जहां पे जमहूरियत, वहां पर क्या जमहूरियत नहीं है क्या? वहां तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के मुंतखब का प्रेसिडेंट जवाबदार है। देखिए, मसला ये आता है कि ये ब्लैकमेलिंग जो छोटी जमातें जैसे जीडीए हो गई, एमक्यूएम हो गई, या जो भी हुकूमत की इत्यादि जमातें होती है, एक तो हुकूमत उनसे ब्लैकमेल होती है, दूसरी वो अपने अंदर जो लोग हैं उनके साथ ब्लैकमेल होती है। जैसा परवेज खटक को आप ले लें, उसके साथ भी 20-25 एमएनए तो होंगे जो वो बोल रहा है कि हमने वजीर आज़म आपको बनाया प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे। तो इस तरीके से हर जो असर रखता है एमएनए, उसके जरा जंगी तरीन को ले लें, उसने वाज़ेह अपना बताया भी कि एमपीए भी है, एमएनए भी है। तो उन सब की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये फैसला करना पड़ेगा। और वो यानी कि पार्लियामेंट तो होगी ना, पार्लियामेंट तो ये नहीं कि पार्लियामेंट नहीं होगी और सिस्टम तबाह हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। और इस मुल्क के लिए भी मैं ये समझता हूं कि बेहतर निज़ाम है, मगर ये करप्ट सियासतदान, करप्ट सियासी जमातें और मजहबी जमातें, ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि उसमें शरीफ फैमिली के अलावा ये भुट्टो फैमिली भी आउट हो जाएगी, वो भी बाहर हो जाएगी। अच्छा, वो भी क्या नाम है, तो फिर उसका सर रिएक्शन नहीं आएगा? ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये एहतजाज पे चली जाएंगी, फिर वकला तहरीक चलेगी, तो फिर ये उनको कैसे? इस वक्त देखिए, एक्शन रियासत से बढ़ के ताकत किसी की नहीं है, नंबर 1। लेकिन माजी में भी ताकत का मुजाहरा दिखाया गया है। किसने दिखाया? जनरल ज़िया-उल-हक का आपको दौर याद होगा कि देखिए, आप अगर सदारती सिस्टम की बात करते हैं, हम ये इसमें आप फौजी आए ज्यादातर, तो आप देख रहे जनरल अयूब खान के को बुरा कहा गया, लास्ट में गालियां दी गई, अयूब कुत्ता कहा गया। मगर आप देखें उसके टाइम में तरक्याती काम देख लें, आप उसके टाइम जनरल मुशर्रफ के टाइम में भी ये दूर नहीं गया, जनरल मुशर्रफ के टाइम में आप मुल्क की तरक्की को देख लें, और इसी तरह ज़िया-उल-हक का दौर भी क्या को भी लोग याद करते हैं। लेकिन फिर अगर आप उनके दौर में तरक्याती काम बता रहे हैं, तो लेकिन जनरल मुशर्रफ के अगर हम दौर को देखें तो सर बहुत सारे ऐसे भी काम हुए जिससे उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हुई। साजिद साहब, वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस निजाम में रहने से किसी से गलतियां नहीं होंगी या गलतियां होंगी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। फरिश्ते तो नहीं है ना, नाउजुबिल्लाह खुलफा राशिदीन भी हो गए, और पैगंबरों से भी गलतियां तो इंसान है, सबसे हुई हैं और होंगी। ये आप कहेंगे नहीं होगी, वो होगी। बात ये आती है, आज आप ये देखें ना कि आप हम दूर नहीं जाते, अभी चंद महीने पहले क्या नाम है अफगानिस्तान में हुकूमत चेंज हुई है, सदारती निज़ाम आया, ठीक है, सदारती निज़ाम आकर उन्होंने सबको चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। वहाँ सबसे ज़्यादा गुर्बत है, लोग भूख से मर रहे हैं, मगर उस निज़ाम के खिलाफ नहीं है। और आइंदा आने वाले वक्त आप देखो, दूर नहीं वक्त में आप वो भूख और इस पर भी सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे। ठीक है, चलें जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते और बात कर रहे थे गौरी साहब के मुमकिन तौर पर लग ऐसा रहा है, ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही है कि हम सदारती निज़ाम की तरफ जाए, तो लेकिन गौरी साहब आपने ये नहीं बताया कि वो किस तरह आ रहा है, वो किस तरह आएगा सदारती निज़ाम, कैसे स्टार्टिंग होगी? साजिद साहब, जिस ब्रेक से पहले आपने ये बात भी की थी कि लाजमी तमाम सियासी जमातें जब उनके पास ज़र्ब लगेंगी तो वो पार्लियामेंट और असम्बली से बाहर हो जाएंगे, तो लाजमी वलवला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, धरना करेंगे, तमाम मामला तो होंगे। देखें, आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ शायद जल्द ये फैसले हो जाएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करें, और कौम से खिताब करने के बाद वो कहें कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल है, और इस निज़ाम की वजह से मैं जो इस मुल्क के लिए और कौम के लिए करना चाह रहा था वो मैं नहीं कर सका। मैं तस्लीम करता हूँ, और मैं इस सिस्टम को
खत्म करने का, तहलील करने का ऐलान करता हूं और किसी को निगरान तौर पे प्रेजेंट नामजद करता हूं, किसी भी शख्स को, और ये सदारती निजाम के लिए इंतखाबात कराएं। एक तो पहला फेज तो ये, दूसरा फेज ये कि वो आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ के ये बात करेंगे भाई कि ये देखें टोटली तौर पे ये निज़ाम जो है फेल होता जा रहा है, हो गया है, और इससे मुल्क और कौम को भी नुकसान है, फलाई आवाम को भी फलाई तौर पर हम रिलीफ नहीं दे सक रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये हल है कि इसमें सदारती निज़ाम लाया जाए, ठीक है। उसके बाद ये रेफरेंडम का ऐलान करें। ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म रेफरेंडम का ऐलान करेंगे, आपको सदारती निज़ाम चाहिए, पार्लियामेंट्री निज़ाम चाहिए, मुल्कगीर रेफरेंडम करवाया जाए। हाँ, मुल्कगीर रेफरेंडम, जैसा माजी में भी हुआ है। जना मुशर्रफ ने भी रेफरेंडम करवाया था, जना ज़िया ने भी कराया था, और दुनिया के अंदर ये होता है कि कोई मेन इशू के लिए आवाम से राय ली जाए, आवाम क्या कहती है, तो एक उनके पर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। सदारती रेफरेंडम कराया जाए कि सदारती निज़ाम चाहिए या पार्लियामेंट्री निज़ाम, तो मैं ये समझता हूँ कि 70% लोग सदारती निज़ाम को देंगे, क्योंकि इस निज़ाम से वो नाला है। चलें सर, मुझे राहिला टिवाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सिंध भी रही हैं, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी राहिला टिवाना साहब, आप बताइएगा कि परवेज खटक से ये सफर का आगाज हुआ और फिर अब नूर आलम आपकी अपनी ही काबीना की जो बैकबोन रखते थे इसकी हैसियत पार्टी में, अब वो भी इमरान खान साहब से नाराज और नालान नजर आते हैं और पार्लियामेंट में आकर वो बरमला इजहार कर रहे हैं कि खान साहब आपने हमें मायूस किया। तो कहीं वाकई ये सीजन तो अब स्टार्ट नहीं है कि वफादारियां आप तब्दील होना स्टार्ट हो गई हैं मोहतरमा? पाकिस्तान के हालात किसी से कोई छुपे हुए तो है नहीं। जरूरत तो ये है मुतहद होकर पूरी कौम की तरफ से आने वाले जो भी खतरात हैं दुनिया के, उनका मुकाबला किया जाए। होना तो ये चाहिए ना, जो सीधी एक पॉलिसी होनी चाहिए किसी मुल्क और वतन की, रियासत की, यही एक किरदार है। बिल्कुल। यहाँ पर ऑपोजिशन या कोई और रोल पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, इस वक्त वो कैफियत बना दी गई है पाकिस्तान की कि जो हमने माजी के अंदर बांग्लादेश के अंदर देखी। किसने बनाई वो किसने हालत बनाई है पाकिस्तान की? जी, ये जो आप जिस तशवीश का इजहार कर रही है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल मराहल से गुजर रहा है, वो हालत किसने बना दी मुल्क की? यार हमें अफसोस है इस बात पर, हम अफसोस करते हैं इस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के अंदर तो वो असल जो रियल पॉलिटिशियन है वो तो बहुत दब कर रह गए, और ये उभरते हुए उनके लिबास सियासत के पहनकर न जाने कौन कौन लोग आ गए जिन्होंने आकर पार्लियामेंट के तकद्दुस को बिल्कुल पामाल करके रख दिया है। आप मुझे बताएं, यहाँ तो चोर मचाए शोर वाली कहानी हो गई है कि पार्लियामेंट एक मुकद्दस इदारा है जहां पर आप अपनी बात कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि अली मोहम्मद जो इस वक्त वजीर मुमलिकत हैं, उनके लबो लहजे में और उनके दलाइल और उसकी हकीकत के अंदर कितना जबरदस्त एक सच होता है जो वो कौम को बता रहे होते हैं। सही बात, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो आंसर कर रहे होते हैं। उनके मुकाबले में आप उन लोगों को देखें जो मोबाइल फोनों के ऊपर दिए हुए डिक्टेशन को अनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद आपस में हंसी मजाक करते हैं। इनके लिए पार्लियामेंट क्या मजाक बनकर रह गई है? कौम की वहदत और कौन की सालियत क्या इनके लिए मजाक बनकर रह गई है? क्या आप इसको आज इसके ऊपर अपनी गिरेबान में कोई नहीं झांक रहा। ठीक है बीबी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। क्या आप अंदर जिन लोगों ने अगर खटक साहब ने ये बात की है या दूसरे लोगों से बात की है, तो ये तो एक जरूरी अमल है, इसको होना चाहिए। उस बात के ऊपर ना किसी को नाराज होना चाहिए और ना किसी को उसके ऊपर वावेला मचाना चाहिए। तो फिर बीबी इसको नूर आलम साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली है उसको शो कॉज नोटिस भेजे गए और उसके खिलाफ एहतजाज करवाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि असेंबली से कॉल आई और मेरे हल्के में और मेरे घर पे अब एहतजाज हो रहा है। अब तो ये रिवेंज पॉलिटिक्स का नूर आलम एक बेघर और बिल्कुल उसको इतने बड़े चैनल के ऊपर आप इस वक्त 22 करोड़ आवाम को मुखातिब कर रहे हैं। आपके लिए नूर अहमद की क्या हैसियत है? क्या आप उन सारे पार्लियामेंटेरियन को खत्म कर देंगे? आप 22 करोड़ आवाम को खत्म कर देंगे एक नूर अहमद के ऊपर? एक नूर अहमद ने कोई बात कर दी, शौकात मिल गया तो कुछ हो गया। ये बताएं कि जो मुल्क से बाहर
पैसा लूट कर भागे हैं, जो इस वक्त भी खुद गुनाहगार हैं, मगर मरी को वो कर रहे हैं, बात मरी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट का यानी गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन, मतलब ये सॉरी, ठीक है मोहतरमा, ठीक है राइला टिवाना साहबा, आप रह चुकी हूँ, लिहाजा मैं आपसे बिल्कुल वही कानूनी बात करूंगी। जी एग्रीड। हुकूमत का हक है उतना ही अपोजिशन का होता है। स्ट्रांगली तो आज अपोजिशन जो बातें बना रही है, कभी बर्फबारी की बातें कर रहे हैं, तो हमें आज भी जो है वो बहुत सारी चीजें इनकी याद है। ठीक है, स्ट्रांगली एग्रीड। आप ठीक कह रही है कि एक नूर आलम को इशू ना बनाया जाए। चले तस्लीम करते हैं, परवेज खटक से लेकर ये जो अपोजिशन जमातें आप पर उंगलियां उठा रही थी, अब तो आपके अपने लोग भी आप पर उंगलियां अगर उठा रहे हैं, मुमकिन है कि कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक हुई हो। शहबाज गिल से लेकर हमाद अजहर, फिर फवाद चौधरी, बहुत सारे लोग ऐसे भी काबीना में मौजूद हैं। आप एक यंग सहाफी हैं जी, मगर आप भी वो हवा में उड़ती हुई जर्रात को पकड़कर उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इन सब का कोई वजूद नहीं है, वजूद है पार्लियामेंट का। आपको यह देखना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अवाम के लिए कौन सा फैसला किया गया है, आपको यह देखना चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए। अफसोस तो इस चीज के ऊपर है कि दुनिया मुकाबले करती हुई न जाने कहां से कहां जा रही है। इस वक्त अगर मैं समझती हूँ कि अमली तौर पर देखें तो इमरान खान जो है वो टेक्निकली तौर पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। चले लास्ट में, ठीक है, तस्लीम करते हैं, आप लोग मिनी बजट लाए और उसको रिफॉर्म बजट आप लोग कह रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन कह रही थी कि ये रिफॉर्म बजट नहीं है और टैक्सेस लगेंगे, और फिर हमने देखा कि पेट्रोल तो महंगा हो गया, समर तो आने लग गए। नहीं, बिल्कुल देखें जनाब, लगेंगे। आपको अपने कर्जे उतारने हैं, आपको ग्रोन अप नहीं होने दिया जा रहा। आप रोजाना देख रहे हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन पाकिस्तान की चल रही है। आज ही एक सिपाही एक आम आवाम को लूटता हुआ कराची के अंदर उसको खत्म किया गया है। आप बल्दियाती सिस्टम को सही नहीं होने दे रहे। आप क्यों नहीं पाकिस्तान के इदारों को मजबूत और मुस्तहकम कर रहे? ये तो ऑपोजिशन का काम भी है, ये तो हुकूमत का काम भी है। हुकूमत को राय देती है ऑपोजिशन, इसके भी तो करेंगे। तो बीबी आप लोगों ने, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप लोगों ने मोहतरमा निशानदेही करनी है अगर कुछ काम गलत हो रहा है। राइला टिवाना साहिबा, आप डिप्टी स्पीकर रही हैं और आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑपोजिशन को मौका कब दिया? ऑपोजिशन तो रोती रही, आप लोगों ने कहा ये चोर हैं, इनसे हम कोई राय नहीं लेंगे। तो ये आप एडमिट करें ना, ये आपकी मिस्टेक है। एक बात सुने, ये मेरा कोई उसके अंदर वो नहीं है, मैं एक न्यूट्रल उसके ऊपर आपसे एक अगर समझे चले डिप्टी स्पीकर ही समझ लें कि मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ। आप मुझे बताओ कि इनमें न्यूट्रल कौन है? इस वक्त इन्होंने कोई एक बैठ के टेबल टॉक की, अगर नहीं की तो ये इनका है कि ये पार्लियामेंट के अंदर जाए, ना कि सड़कों के ऊपर मसाइल हल होंगे। अगर सड़कों पे करना है तो स्ट्रीट पावर जो है वो भी तुम देने को तैयार नहीं हो। तुम निचली सतह पर ना तो कभी पीपल्स पार्टी का और ना ही कभी PNM का निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करने का के हक में ये लोग नहीं है, ये कभी भी नहीं करेंगे। और ये चीजें भी आप कहते ये डिक्टेटर्स, तो आप भी तो सिविल डिक्टेटर हो। आप लोग की पार्टीज के अंदर क्या इख्तिलाफ राय नहीं होती? हाँ, सच कहते हैं ये लोग, इख्तिलाफ राय करने वाले को हंटर मारे जाते हैं, पार्टी से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। चलें लास्ट आपसे मोहतरमा राइला टिवाना, लास्ट आपसे क्वेश्चन के वजीर आजम इमरान खान साहब जितने पुरुमीद नजर आ रहे थे, लेकिन परवेज खटक साहब ने जब उनसे शिकवे किए तो PM साहब खासे मायूस हुए। अब कितने पुरुमीद हैं कि वाकई खान साहब अब तस्लीम कर चुके हैं कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा जो वो वादे करके आए थे कौम से? मेरी एक बात बहुत गौर से, चूंकि हमें 22 करोड़ आवाम सुन रहे हैं जी, पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी जो है अपने मुल्क और कौम के लिए वो 0% है। ठीक है, इसके अंदर अगर कहीं ना कहीं इमरान खान पूरी जंग लड़ रहे हैं चंद साथियों के साथ और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं, वो हर तरह से पाकिस्तान के लोगों को कोई आगाही देना चाहते हैं। अब जब एक छोटे से छोटा महकमे के अंदर जो आदमी है आप उसको भी प्रेशराइज कर रहे हो, उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं अपोजिशन के नाम पर, आप उसके ऊपर भी हुकूमत नहीं होने दे रहे। क्या हमारे कराची वालों के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है यहाँ पर, क्या वो ठीक है? क्या लोगों की यहाँ पर जान माल इज्जत आबरू सब महफूज है? आप मुझे ये बताएं कि ये लोग, और ये केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए, इनके ऊपर कोई केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। आप लोगों ने, मीडिया के साथ भी मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप लोग भी खुदा के लिए थोड़ा सा अपने मुल्क और कानून का आइन भी पढ़ें। उस आइन को जब ये आते हैं उसको तोड़ मोड़ के फेंक देते हैं। पाकिस्तान का आइन 2 बार इजाजत देता था किसी को प्राइम मिनिस्टर की। आपका जब दिल किया आपने पार्लियामेंट में एक्सरियत लेकर आए और आपने उसका आइन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये कौन से लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं? आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोगों को मिसगाइड होने से बचाएं। अवाम तो मासूम है, अवाम किधर जाए? अवाम ठीक है। को उसके निचली सतह तक तो आप लोग उसके पास इंसाफ आने नहीं दे रहे। आज जो राशन बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इमरान खान तो नहीं कह रहा कि ये सब कुछ करो। ठीक है, तो बहुत एक शुक्रिया शख्स के ऊपर, और सच्ची बात आपको बता दूं जी। इमरान खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो पॉपुलर वोट से आया है, वो पर्सनैलिटी है, उसको अवाम मोहब्बत करती है, उसे पसंद करती है। अवाम क्या, पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। आप चले जी। अगर उसके असाब को चैलेंज करना इतना आसान काम नहीं है। आप देख लो कि पूरी ऑपोजिशन आपस में बदतरीन एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं, बदतरीन जंगें लड़ चुकी है माजी में। ठीक है। इस वक्त मुत्तहिद होकर भी आज 3 साल तक तो उसका कुछ नहीं कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसका ये मतलब हुआ ठीक कि है। उसके असाब भी मजबूत है चले। और उसके इरादे भी मजबूत है। बहुत शुक्रिया। मैं Best समझती हूँ wishes। कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए सबको मुतहिद होना चाहिए, ठीक है। आप समेत। इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। सुना आपने गौरी साहब, मोहतरमा राइला टिवाना साहिबा खासी जज्बाती हो गई और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मजबूत असाब के मालिक हैं। कितनी प्रॉब्लम आगे आ सकती है पीएम साहब के लिए? राइलेट वन ने ये बात तो अच्छी है कि मजबूत असाब के मालिक है प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किए हैं ये इससे भी देखिए, महंगाई तो दुनिया भर में बढ़ रही है और मैंने कहा महंगाई भी इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ख़त्म भी होगी और कमी भी आएगी अगर इमरान खान को मौका दिया गया तो। ठीक है, मतलब आईनी मुद्दा वो पूरा कर गए तो? नहीं, मैं समझता हूँ कि आईनी मुद्दा भी पूरा हो गया तो, मैं फिर रिपीट अपनी बात करूंगा कि मुद्दा पूरा हो गया तो मगर अवाम रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, लेकिन राहिला टिवाना साहिबा कह रही थी कि वो पॉपुलर हैं आज भी मुल्क में। देखिए, वो अलग मसला, पॉपुलर होना अलग मसला। पॉपुलर तो माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में पॉपुलर था। ठीक है। उससे बड़ा तो दुनिया में मेरा ख्याल है कोई शख्सियत नहीं गुजरी आज मरने के बाद भी वो पॉपुलर है। ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये आती है कि जब तक इस निज़ाम को, एक तो इनकलाब की बात भी मैंने की थी, इनकलाब अलग चीज़ है, इनकलाब तो इस मुल्क में आ ही नहीं सकता। ठीक है, जो हालत है, क्योंकि यहाँ जागीरदार, सरमाएदार और बड़ी कुव्वतें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। जो इस मुल्क का सिस्टम है, निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम जो है वो सदारती निज़ाम की तरफ ये अपने सी 1 साल के अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो और इस मुश्किलात भी हैं, मगर मैंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर को, मेन स्टेक होल्डर से बात करने के बाद आप ये निज़ाम ले आते हैं और आवाम आपको कहती है कि भाई सदारती निज़ाम हमें कबूल है, और मैं समझता हूँ 70% लोग इसमें हक में देंगे, वो 30% लोग इस तरह के जो लोग हैं वो देंगे। तो उस निज़ाम से ये कि आइंदा 5 साल के लिए जो सदारती निज़ाम की हुकूमत आती है उसमें प्राइम मिनिस्टर, और आप इसको इस्लामी सदारती निज़ाम भी कह सकते हैं, मदीना रियासत की तो बात कर रहे हैं, तो इस्लामी सदारती निज़ाम आप ले आए। ठीक है, जो हर चीज़ से सूद से तमाम चीज़ों से क्या नाम है पाक। ठीक है, तो जब आप ये चीज लाएंगे, जब आपके हाथ में पावर आ जाएगी, पावर नहीं है, ब्लैकमेलिंग है इदारों की तरफ से, फलां की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से। नहीं सर, इस वक्त भी वजीर आजम मजबूत वजीर आजम है सर, और तमाम अख्तियारात उनके पास हैं। नहीं, तमाम अख्तियारात नहीं है ना। 8वीं तरमीम 18वीं तरमीम में अख्तियारात, वो अख्तियारात जो होने चाहिए वो नहीं है। अच्छा, फिर फौज के पास अपने अख्तियारात है, लेकिन फौज भी मातहत तो वजीर आजम साहब के है। नहीं सर, नहीं साजिद साहब, ये एक टेक्निकल इशू है। वो इख्तियारात होना और ये जो पार्लियामेंट आइन इख्तियारात देता है वजीर आजम को। राइलेट वाला एक आम तबके से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है ना, उनका कोई हल्का इंतखाब नहीं है। ठीक है, और मखसूस नशिस्तें आई। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो अब आइंदा वाले इलेक्शन में उनके लिए तो रास्ते रोके जाएंगे ना, जो बड़ी कुव्वतें हैं। किसी की बहू बेटी जो बड़े लोग हैं उन्हीं की असेंबली में आई हुई है ना। मुशाहिदुल्लाह है, उसकी बहू बेटी है। ताड़ड़ की क्या नाम है, बहू थी या बेटी थी सर ताड़ड़ की। और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देख लें, कायम अली शाह की बेटियां MNA बनी हुई हैं। तो वो मखसूस जो पसंदा ख्वातीन है वो ही आएंगी ना। एक आम ख्वातीन का या एक आम शख्स का जो ऑनेस्ट है और काबिल है, वो शख्स का ये रास्ता रोका होता है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत नहीं सकता, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। या तो बाप बेटा यही लोग आते हैं। अच्छा, सदारती निज़ाम के अंदर प्रेसिडेंट को इख्तियार होगा कि वो इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग ले,
टेक्नोक्रेट भी होंगे, सियासी भी होंगे, और इसमें चुन के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसा थोड़ी कि सारे करप्ट है, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे अदलिया हो, चाहे समाजी हो, चाहे खवातीन हो। जब एक ऑनेस्ट लोगों की एक टीम असेंबली के अंदर आएगी जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते होंगे, और उसमें प्रेसिडेंट को इख्तियार होगा कि अगर ये करप्ट है या ब्लैकमेलिंग कर रहा है या वो कर रहा है, मुल्क को कौम के लिए मुखलिस नहीं है, तो उसको हटा सकता है वो। चलें, लास्ट में मुझे ये बताइएगा गौरी साहब के ग्रैंड ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अदम एतमाद की तरफ इशारा दिया है। आगे मार्च में जब धरनों की बात चल रही है, एहतजाज की बात चल रही है, क्या धरनों एहतजाजों से हुकूमतें तो नहीं जाती, लेकिन अगर वो अदम एतमाद की तरफ जाती हैं, तमाम अपोजिशन की जमातें हुकूमत के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर सकती? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च जब बिलावल जरदारी ने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, जब तक रियासती कुव्वतों की तरफ से इशारा नहीं होगा, ये सियासतदान घर से निकलने को तैयार नहीं होते। जहन में आप ये बात रखें, ठीक है ना। वो बैठे रहते हैं, वो घरों से नहीं। जब बेनजीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च था, जिसमें तमाम बड़े सियासतदान और वो उन्होंने ट्रेन मार्च किया, बेगम नसर भुट्टो भी शामिल थी, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट इसा खान ने उनको लाइन दी थी, अच्छा, कि आप ये करें, हम गवर्नमेंट तोड़ दें। इसका विटनेस मैं भी हूं। अच्छा, इसका विटनेस मैं हूं कि जब ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलावतन थी, इस्लामाबाद आने की उनको इजाजत नहीं थी, तो उनको वो गुजरात स्टेशन पर उतर गई थी। बेगम नसर भुट्टो साथ थी, गुलाम मुस्तफा जूतोई थे, अजहर खान थे, खुर्शीद शाह थे, सारे बड़े लीडर थे जो अपोजिशन के उस वक्त के लीडरान थे। झेलम स्टेशन पे जब ट्रेन पहुंची तो उस वक्त इनके फादर नहीं, चचा चौधरी फवाद के, ठीक है, चौधरी अल्ताफ, ठीक है, जिसको बाद में बेनजीर भुट्टो ने गवर्नर पंजाब बनाया था। वो बड़ी एक सियासी कदावर शख्सियत थी और पीपल्स पार्टी के बड़े खैरख्वाह थे, चौधरी अल्ताफ। तो ट्रेन के अंदर गुलाम मुस्तफा जूतोई साहब भी लीड कर रहे थे, जो बेनजीर भुट्टो को लेकर चल रहे थे। उस टाइम गुलाम मुस्तफा जूतोई भी बहुत बड़े लीडर तस्वर किए जाते थे। तो उस बोगी के अंदर क्या नाम है, मैं मौजूद था, सिर्फ गुलाम मुस्तफा जूतोई थे, मैं था उस वक्त, यंग था बिल्कुल, बल्कि मैं जूतोई साहब के करीब था। तो चौधरी अल्ताफ ने ये बात की कि जूतोई साहब बीबी को कहें कि जिस तरीके से हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, इसी तरीके से चलाते रहें। बीबी के साथ प्रेसिडेंट ने यकीनदानी कराई है कि जल्द हुकूमत जाएगी। ये मेरे सामने के अल्फाज हैं। अच्छा, मगर ये जितने सियासी लोग हैं, सियासी तहरीके हैं, बगैर इशारे के, बगैर यकीनदानी के, इमरान खान को भी यकीनदानी कराई। तो वो इशारे अब आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन को मिल रहे हैं? इमरान खान को भी यकीनदानी कराई थी, तो उसने इतने महीने धरना दिया, इतने दिन धरना दिया। उसके बाद जब वो कॉल आई तो वो भी भागते हुए चले गए उस वक्त के जनरल के पास। तो अभी ऑपोजिशन को है, ग्रीन सिग्नल है। मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये समझता हूं, वापस मैं रिपीट करूंगा यही बात कि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के पास एक ही कार्ड रहेगा, इसलिए तहलील करना और सदारती निजाम की तरफ जाना। उसके अलावा वो बच नहीं सकते, के पास कोई ऑप्शन वो अक्सरियत नहीं रहेगी उनके कौम के लिए भी बेहतर है। देखिए, इमरान खान ऑनेस्ट है, इस पे कोई शक नहीं। इन्होंने ये बोलते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, मेट्रो बस पूरे पाकिस्तान में चलाई नवाज शरीफ ने, ठीक है। अब उसके नीचे जो लोग सो रहे हैं स्टेशन पे, जिनके पास घर नहीं है, कंबल नहीं है, चादर ओढ़ने के लिए नहीं है, उनको राइश किसने दी? इमरान खान ने दी, घर बना के, अपना घर या मुख्तलिफ चीज करके गवर्नमेंट ने उनको रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, खिलाया, वो दिया। ये लोग तो बड़े बड़े लीडरान हो गए, शरीफ फैमिली हो गई, मियाँ साहब भी अभी आज भी इलाज के लिए बाहर है, शहबाज शरीफ की फैमिली बाहर है, ये लोग बाहर भाग जाते हैं, ये वो नहीं है। उसके बावजूद आप ये देखें, गरीब लोग धक्के खाते हैं सरकारी अस्पताल में, और 2-2, 3-3 महीने, 5-5 महीने के बाद उनको वक्त मिलता है, ठीक है। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड इशू किया, 10 लाख तक आप भी 19 अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, फिर आप देखें पाकिस्तान के तमाम छोटे, ये बड़े लीडरों को तो आप छोड़ दें, छोटे एमएनए मिनिस्टर तरह के बार ममालिक के अंदर क्या नाम है, बड़े बड़े वो है, महल है, फ्लैट्स हैं करोड़ों अरबों रुपए के। और आप वो देखें, इमरान खान ने वो लंदन फ्लैट बेच के बनी गाला में, और उसकी एक्स वाइफ ने जो भी करके, मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, यानी कि अगर हम ये देखते हैं तजिया, छोटा सा तजिया देखते हैं, मैं इमरान खान साहब को हमेशा इस प्लेटफॉर्म में जो गलतियां उनकी, हमने उसकी भी निशानदेही की खुल के,
ठीक। मगर ये है कि ये चीजें तो हैं, फिर नेशनल इशू के ऊपर तो फिर हम फिर कभी बात करेंगे जो इस मुल्क चलें। और कौम के लिए वो कर रहे हैं। चलें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये सारी बातें और फिर ये जो लोग हैं यानी जो लोग करप्ट हैं, लूट रहे हैं मुल्क को, वो सदारती निजाम में, असम्बलियों में, हुकूमतों में नहीं आ सकेंगे। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।